हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो, पहले इस टर्म को समझते हैं। जो सेल की जो बाउंड्री होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये मेम्ब्रेन को अपन एंडो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब सेल के अंदर की जो ये ऑर्गेनल्स है उनमें से कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये ऑर्गेनल्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि inside cell there are many unit membrane bound organelles। की सेल के अंदर बहुत सारे जो यूनिट मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है कि भाई सारी मेम्ब्रेन एक जैसी है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, उसकी बाइलेयर की बनी होती है। बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं विच आर डिफरेंट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, वो सारे ऑर्गेनल्स जो है वो अंदर से उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो अलग है, उनके फंक्शन देखे जाए तो अलग है, पर इनमें से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये ऑर्गेनल्स क्या कहलाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन कहलाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं? तो एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये चार जो हैं ये आपस में एक साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये चारों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स भी है, बोले तो इनके चारों तरफ एंडो मेम्ब्रेन है। तो ये चारों स्ट्रक्चर कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब आप में से किसी के मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड के चारों तरफ भी होती है और भी ऑर्गेनल्स है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इनके ऊपर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है क्योंकि इनके फंक्शन जो है इनके साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में परफॉर्म नहीं किए जाते। अब कोऑर्डिनेटेड फॉर्म का फंक्शन का क्या मतलब है? देखो, इसको मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाता हूं, अभी एक एक करके तो अपन को डिटेल में करना ही है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो बेसिकली प्रोटीन और लिपिड बनाएगी। ये प्रोटीन और लिपिड यहां से वेसिकल से ले जाते हुए कहां तक लेके जाएंगे? गोल्जी बॉडी तक लेके जाएंगे। फिर गोल्जी बॉडी इनको मॉडिफाई कर सकती है, इन प्रोटीन और लिपिड को, इनको पैक करेगी और पैक करके आगे ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, चाहे सेल के अंदर चाहे सेल के बाहर। और यही गोल्जी बॉडी लाइसोसोम भी बनाती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम भी ये गोल्जी बॉडी ट्रांसफर करती है। और ये जो बीच में वेसिकल से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी तक जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वेसिकल्स कलेक्टिवली कलेक्ट होकर क्या बना सकती है? वैक्यूल भी बना सकती है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, इनके फंक्शन जुड़े हुए हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जैसे मान लो कि ये प्रोटीन और लिपिड बनाकर भेजे ही नहीं तो गोल्जी बॉडी तक जाएंगे ही नहीं, तो गोल्जी बॉडी किसको मॉडिफाई करेगी, किसको पैक करेगी? यही वजह है कि ये चारों जो है कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अब एक फाइनल बात अपन को ये याद रखना है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं? 4 ऑर्गेनल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। और इस वीडियो में अपन ये चारों ऑर्गेनल्स को अच्छे से स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले अपन करेंगे किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, जिसे शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं? ईआर। देखो, यहां 2 वर्ड है, एक है एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो इनसाइड साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम, रेटिकुलम का रेटिकुलेट वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क लाइक, जाली होती है ना वैसी, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। तो इनसाइड साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है टाइनी ट्यूब्यूल्स का। ये जो स्ट्रक्चर है उसे अपन क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो a network of tiny tubular structure present in cytoplasm is known as ER, endoplasmic reticulum। अगर इसे अपन ऐसे बनाए तो देखो, ये जो है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वहां से ऐसे मेम्ब्रेन निकलती है और ऐसे फोल्ड बन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनता है जो यहां से सेल मेम्ब्रेन तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये ER है जो कहां से निकल रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रही है। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के अंदर जो होता है 2 कंपार्टमेंट बना देती है। देखो, एक कंपार्टमेंट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये जो दिख रहा है ना, ये इसके अंदर,
और एक ये बार वाला पूरा। तो एक जो इसके अंदर है उसे कहेंगे ल्यूमिनल। ल्यूमेन का क्या मतलब होता है, किसी के अंदर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं। तो एक तो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंपार्टमेंट, और एक वो बाहर का जो पूरा है जिसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब आउटसाइड ईआर, जिसे अपन साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना है। अब बात आती है कंपोनेंट ऑफ ईआर या ईआर का स्ट्रक्चर। तो देखो ईआर का स्ट्रक्चर तो ऐसे दिख ही रहा है आपको, फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखा जाए तो इसके अंदर 3 तरह के कंपोनेंट मिल सकते हैं। एक होती है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है, लॉन्ग, फ्लैट, अनब्रांच, ब्रांचिंग नहीं होगी, लॉन्ग होगी, फ्लैट होगी, और अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरेलली अरेंज हो सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। या इनके ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक होते हैं राउंड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, वेसिकल्स। एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बोले तो मतलब ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, और ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, ये देखो लॉन्ग फ्लैट है, अनब्रांच है, मतलब इनका एक फिक्स पैटर्न है कि लॉन्ग लंबी लंबी होगी, फ्लैट होगी, अनब्रांच होगी। एक तो इनका कुछ शेप ही नहीं है, इरेगुलर सी है कहीं पे भी, और एक ब्रांच्ड होती है। तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स 3 कंपोनेंट होते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और ये तीनों मिलकर क्या करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं, ठीक है। और ये ईआर कहां से निकलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती है, ठीक है। अब इस ईआर के ऊपर राइबोसोम है या नहीं है, उसके बेसिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है। अगर उसके ऊपर राइबोसोम है तो उसके ऊपर दाने दिखेंगे, और ऊपर की सरफेस रफ हो जाएगी तो उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इसकी सरफेस स्मूथ होगी तो उसे कहेंगे एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उन टाइप के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और दूसरा है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब इनके ये नाम क्यों है, वही अगला पॉइंट है, राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और सरफेस पे राइबोसोम जो होते हैं ग्रेन्यूल्स जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसे ग्रेन्युलर कहते हैं। और ऊपर की सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो आरईआर की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एसईआर की सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते। फिर अगला पॉइंट आता है राइबोफोरिन। ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। जैसे जब अपन ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था तो अपन ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थे। तो वैसा ही ये एक प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो उसकी भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन तो होंगे। तो राइबोफोरिन एक तरह का वैसा ही प्रोटीन है, और कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। बोले तो प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ी रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, जिसमें होगा आरईआर में होता है, एसईआर में नहीं होता। आरईआर में होता है, इसका फंक्शन होता है ये राइबोसोम को अपनी सरफेस पे अटैच करता है। तो आरईआर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें राइबोफोरिन प्रोटीन होता है, और वो राइबोसोम को अपनी सरफेस पे अटैच करवाता है। इसकी सरफेस पे राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं होता, इसलिए राइबोसोम भी जुड़े हुए नहीं रहते। ये 2 स्ट्रक्चर क्यों बनाए आप सब जानते होंगे। वैसे राइबोसोम जब स्टडी करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। एक जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लार्ज यूनिट होती है, और एक स्मॉल यूनिट होती है। और ये राइबोसोम कौन से वाले राइबोसोम है ये भी याद रखें, क्योंकि अपन यूकैरियोटिक सेल कर रहे हैं। तो ये कौन सा राइबोसोम होगा, 80S टाइप का राइबोसोम होगा। तो आरईआर में राइबोसोम की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोफोरिन प्रोटीन से राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं। कौन से राइबोसोम, 80S राइबोसोम जुड़े होते हैं। इसमें ना तो राइबोफोरिन प्रोटीन होता है ना राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं। फिर एक कंपोनेंट, देखो दोनों बेसिकली तीनों कंपोनेंट तो होते ही है, लेकिन आरईआर में ज्यादा दर क्या होती है, सिस्टर्नी होती है, और एसईआर में ज्यादा दर क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। मेन कंपोनेंट कौन सा है इसमें, सिस्टर्नी, और इसमें क्या है, ट्यूब्यूल्स।
फंक्शन की जहां तक बात की जाए, वैसे तो फंक्शन अपन अलग से स्टडी करने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखा है। आरईआर के दो फंक्शन दे रखे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन का सिक्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस तो कर पाएगा क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम होता है, राइबोसोम का फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एसईआर क्या करेगी, ये लिपिड सिंथेसिस करेगी, स्टीरॉयड हार्मोन बना सकती है, उनका सिंथेसिस कर सकती है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, वो ऐसे तो एक्स्ट्रा है क्योंकि इधर इस चैप्टर में नहीं दे रखे, लेकिन आप जब पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे, एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, मैंने इधर बता दिए। एक, जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा हो तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन, और इसमें जब अपन न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसके चारों तरफ जब भी आप उसका स्ट्रक्चर, या तो आपने कर लिया होगा या फिर जब भी आप उसका स्ट्रक्चर करेंगे तो न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं जिसे कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। तो वो नीजल्स ग्रेन्यूल बेसिकली क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कोई तकलीफ नहीं। एक आएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल सेल होती है जो, उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मसल सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे ही कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन भी थोड़ा अलग है, ये क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्टोर करती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। जब आप मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे उससे जुड़े हुए ऑर्गन या बोन्स वगैरह वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए मसल्स के अंदर उनकी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैल्शियम प्लस आयन को स्टोर करती है। अब वहां पर कैल्शियम का क्या फंक्शन है आयन का, वो अपन उस वाले टॉपिक में करेंगे। एक, अगर कोई सेल जो है ग्लाइकोजन स्टोर करती है, जैसे कि लीवर की सेल, तो उसमें भी कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंजाइम बनाती है सेल या फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है, उसमें कौन सी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम भी बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन कौन बनाती है, आरईआर बनाती है। एक रेटिना जो होती है, आंख के अंदर 3 लेयर होती है, उसमें से एक लेयर जहां से अपन को मतलब साइट ऑफ विजन मिलता है, जहां पर अपन को फोटो रिसेप्शन मिलता है, मतलब अपन बता पाते हैं लाइट है नहीं है, ठीक है, और अपन अपनी इमेज बनती है, वो कौन सी लेयर होती है, आई की, रेटिना होती है। उस रेटिना में क्या होते हैं, एसईआर के कुछ एरिया होते हैं जिसे क्या कहते हैं, माइलॉइड बॉडी कहते हैं, और ये भी फोटो रिसेप्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इनके फंक्शन पे ना जाएं, बस ये याद रखें, नीजल्स ग्रेन्यूल क्या है, न्यूरॉन का आरईआर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मसल सेल की एसईआर है, ठीक है, और ये माइलॉइड बॉडी क्या है, ये भी एसईआर है, कहां पर होती है, रेटिना में होती है। एंजाइम और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होती है, उसमें कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, आरईआर होती है। लीवर की जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल होती है उसमें कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एसईआर होती है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, अपनी एनसीईआरटी बुक में वैसे तो फंक्शन नहीं दे रखे ऐसे अलग से, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से कराता हूं और आप भी करें, थोड़ा सा एडिशनल लेकिन करें जरूर। एक, पहले तो अपन कुछ ऐसे फंक्शन देखते हैं जो दोनों के हैं, आरईआर के भी एसईआर के भी। तो पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बनाने का फंक्शन किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। देखो, आपने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपन डायग्राम देखते हैं तो देखो ये अपना होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से फिर क्या निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती है, अभी अपन ने बताया। तो न्यूक्लियस से कुछ चीजों को यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भेजना, या फिर जो भी यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस हो रहा है उसे सेल के अंदर पहुंचाना, सेल के बाहर पहुंचाना, ये सब काम किसका होता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। फिर यहां से ये गोल्जी बॉडी के पास जाता है, और गोल्जी बॉडी जो बाहर चीजें भेजी जाती है वो गोल्जी बॉडी भी कंट्रोल करती है, लेकिन सेल के अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है। मैकेनिकल सपोर्ट देती है। अब मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देती है, सपोज करो कि ये सेल है, तो सेल के न्यूक्लियस से सेल की बाउंड्री तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैल जाती है, तो ये सेल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। हालांकि इसके लिए और भी स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये भी करती है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखो, एंजाइम वगैरह जो फंक्शन वगैरह परफॉर्म होते हैं वो कहां पर होते हैं, मेम्ब्रेन पे होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ चुका है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाने में भी क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है। ये तो कॉमन फंक्शन हुए। अब देखते हैं फंक्शन आरईआर के। तो आरईआर का पहला फंक्शन तो है प्रोटीन सिंथेसिस,
और सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम, ये दो तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक RER जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप बनाने में भी हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड होगी, दो नया न्यूक्लियस बनेंगे, तो उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कौन बनाएगी? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाएगी। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से राइबोसोम हट जाए तो वो कैसी बन जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER से SER बनती है, ना कि SER से RER बनती है, ये याद रखें, ठीक है। फंक्शन ऑफ SER, पहला फंक्शन अपन कर चुके हैं, लिपिड, स्टेरॉइड, विटामिन, ये सब सिंथेसिस का फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखें, जो ऐसे कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, टॉक्सिक सब्सटेंस की अमाउंट को कम करना, इसको कहते हैं डिटॉक्सिफाई होना, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कौन करता है? SER। और इसके लिए SER के पास क्या होता है? साइटोक्रोम P450, ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या हो गए? फंक्शन हो गए, कोई तकलीफ नहीं। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं, बायोसिंथेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती कैसे? तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर इवेजिनेशन, मतलब बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड बनते जाएंगे, उससे बनेगी RER। RER क्यों बनेगी? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। वो राइबोसोम कहां से आ रहे हैं? न्यूक्लियोलस जो होती है वो राइबोसोम बनाती है, तो वो राइबोसोम बाहर निकलते हैं और उसकी मेम्ब्रेन पे चिपक जाते हैं। तो इवेजिनेशन से जो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगी उसके ऊपर भी राइबोसोम होंगे। बोले तो वो कौन सी बनेगी? RER बनेगी। फिर उसके राइबोसोम जब हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा? SER। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन से RER बनती है और RER से क्या बनती है? SER बनती है। एक चीज मैं फिर क्लियर कर देता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन से RER बनती है, और जब सेल डिवीजन का टाइम होगा यही RER वापस अपना कर्जा चुकाएगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में क्या करेगी? हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है गोल्जी बॉडी। अगला टॉपिक लेते हैं गोल्जी बॉडी। तो देखो, गोल्जी बॉडी जो है वो सबसे पहली बार ऑब्जर्व किसने की थी? वो थे कैमिलियो गोल्जी, और उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी नाम पड़ गया। और इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की थी 1898 में, ठीक है। अब इन्होंने जो उल्लू जो होता है उसका जो न्यूरॉन था, जो कि एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस के पास में कुछ स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखे, और उन्हीं स्ट्रक्चर को इन्होंने बाद में क्या नाम दिया? गोल्जी बॉडी, जिसको अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो, ये अपना है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे क्या जुड़ा हुआ रहता है? RER, SER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं? गोल्जी बॉडी, जिसमें लगभग वही कंपोनेंट होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। मतलब इसमें भी वही तीन कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स, और इनके बारे में वही डिस्क्रिप्शन है। सिस्टर्नी जो होती है वो अनब्रांच, फ्लैट, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब्यूल्स जो होती है इरेगुलर ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। वेसिकल्स जो होती है राउंड, सर्कुलर, या फिर आप कह सकते हैं ओवल शेप का स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो वही तीन कंपोनेंट से ये मिलकर बनी होती है। अब यहां पर होता क्या है? RER और SER जो भी चीजें बनाएगी वो RER और SER वेसिकल्स बनाकर उसे पैक कर देगी। ये वेसिकल्स जो होती है, जो अपने गोल्जी बॉडी जो होती है, इसकी ये वाली सरफेस पे जाके फ्यूज हो जाती है। फिर गोल्जी बॉडी इन चीजों को जो इसके पास में अंदर आ रही है, जो लिपिड और प्रोटीन आ रहे हैं, उनको अपने अंदर उनमें मॉडिफिकेशन ला सकती है। जैसे लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बदल देना, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देना, और फिर ये दूसरी वाली जो फेस है यहां पर वापस से वेसिकल बनाकर उसमें डाल देगी। उसके बाद ये यहां से इसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है या सेल के बाहर भेजना है, वो सब ये खुद डिसाइड करती है। अब देखो, यहां पर दो सरफेस आ रही है। एक सरफेस जो न्यूक्लियस की तरफ है, जो आपको ऐसी दिख रही है, और एक न्यूक्लियस से दूर है। जो न्यूक्लियस की तरफ फेस है इसे कहते हैं सिस फेस, और ये शेप में कैसी दिख रही है? कॉन्वेक्स, इसलिए इसे कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। और क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जो वेसिकल्स है वो यहां पर आके जुड़ रही है, इसलिए इसे फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी वाली जो ये वाली फेस है, जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं कॉनकेव फेस। यहां पर इसको ट्रांस फेस भी कहते हैं। कॉनकेव क्यों कहा? ये देखो, कॉनकेव सरफेस हो गई, ये ट्रांस फेस भी कहलाती है।
और यहां पर मॉडिफिकेशन के बाद में पैकेजिंग होगी, ये मैच्योरिंग फेज कहलाती, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो पोलैरिटी शो करता है, मतलब उसमें दो एंड आपको क्लियर कट दिखता है। एक ये वाली सरफेस जो न्यूक्लियस की तरफ है उसके अलग नाम है, और जो न्यूक्लियस से दूर है उसके अलग नाम है। इसमें कोई तकलीफ नहीं आपको, ये थ्योरी में ना लिख के मैंने डायग्राम में ही करवा दिया। गोल्जी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, वही तीन स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स। सिस्टर्नी के बारे में बुक में कुछ और पॉइंट भी दे रखे हैं, तो वो देखते हैं। एक दे रखा है सिस्टर्नी का डायमीटर दे रखा है अपनी एनसीईआरटी बुक में, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर का होता है। सिस्टर्नी जो होती है पैरेलली अरेंज होती है, और नंबर ऑफ सिस्टर्नी कितनी है ये वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग गोल्जी बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी जो होती है वो ग्रुप बनाकर एक स्टैक बना लेती है, एक सेट बना लेती है, तो एक ग्रुप जो होता है उसे डिक्टियोसोम कहते हैं। अब देखो यहां पर अलग अलग जो टीचर्स जो होते हैं, बुक्स जो होती है वो अलग अलग चीजें बताती है। कुछ ये भी कहते हैं, मैं सब बता देता हूं, सारी चीजें याद रख लेना। कुछ कहते हैं कि प्लांट का जो गोल्जी बॉडी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, मतलब प्लांट गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है कि एक सिस्टर्नी, एक जो सिस्टर्नी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन एक सिस्टर्नी नहीं है, सिस्टर्नी का जो एक सेट बनता है, एक ग्रुप बनता है, उसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये डिक्टियोसोम के बारे में कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि गोल्जी बॉडी को ही डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है। तो जो अपनी एनसीईआरटी लिखती है कि जो गोल्जी बॉडी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन जो है वो है पैकेजिंग करना। अब पैकेजिंग के लिए क्या लाइन दे रखी है कि जो भी मटेरियल पैक करना है वो मटेरियल बना कहां पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना होगा, चाहे वो लिपिड, जैसे एसईआर है तो लिपिड बनाई होगी, आरईआर है तो उसने प्रोटीन बनाया होगा, वो वेसिकल्स में बाउंड करके, मतलब वेसिकल्स में डाल के कहां भेज दिया जाता है, सिस सरफेस पे भेज दिया जाता है गोल्जी बॉडी में। फिर गोल्जी बॉडी के अंदर चली गई चीजें। अब गोल्जी बॉडी जो है इनको मॉडिफाई करती है, कभी कभी बिना मॉडिफिकेशन के भी पैक कर देती है, और वो पैकेजिंग कहां पर होती है, वो होती है ट्रांसफेस पे होती है। ये आप हमेशा याद रखें। तो अपनी बुक लिखती है मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ईआर फ्यूज विथ सिस फेस। वो कहां पर फ्यूज होती है, सिस फेस पे क्या होती है, फ्यूज होती है, और किसकी, गोल्जी बॉडी की, एंड मूव टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेस, और मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करती है, और मैच्योरिंग फेस की तरफ बोले तो ट्रांस फेज की तरफ पैकेजिंग होती है, ठीक है। एक अपनी बुक में लिखा हुआ एक लाइन लिखी हुई है कि यही वजह है कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो क्लोज एसोसिएशन में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो अगर आपको कोई पूछे, आपके 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज एसोसिएशन में गोल्जी बॉडी क्यों होती है, तो आंसर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज बनेगी उस चीज को पैकेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गोल्जी बॉडी की होती है। उसमें मॉडिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, जो अगला टॉपिक होगा वो भी गोल्जी बॉडी का होगा। उसे कहां पर भेजना है, सेल के अंदर रखना है, सेल के बाहर देखना, बाहर भेजना है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गोल्जी बॉडी की। यही वजह है कि गोल्जी बॉडी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोजली एसोसिएट होती है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन। गोल्जी बॉडी जो रिसीव करती है लिपिड और प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कभी कभी वो उसमें मॉडिफिकेशन भी लाती है। जैसे कि वो प्रोटीन को किस में बदल देती है, ग्लाइकोप्रोटीन में, और ये बदलने के लिए प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगी, या फिर उसे ग्लाइकोलिपिड में बदल देगी, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगी। बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने की जो साइट है वो कौन सी होती है, अपने गोल्जी बॉडी होती है। अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड वो कौन सी होती है, गोल्जी बॉडी होती है। ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं, लिपिड का ग्लाइकोलिपिड में बदलना, प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन में बदलना, और ये कौन परफॉर्म करता है, गोल्जी बॉडी करती है। अगला फंक्शन सॉर्टिंग और डायरेक्शन। इसे डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। इसका मतलब है जब पैक हो जाएगा स्ट्रक्चर, जो भी चीजें हैं वो पैक कर देंगे वेसिकल्स पे, इसके बाद इसको कहां भेजना है, सेल के अंदर, सेल के बाहर, ये सब काम भी कौन होती है, गोल्जी बॉडी करती है। और इसके लिए ये क्या करती है, पैकेजिंग के साथ साथ उसके ऊपर कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स लगा देती है, जो ये डायरेक्ट करती है कि इसे सेल के अंदर ही डालना है या सेल के बाहर सिक्रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर फंक्शन। कुछ और भी फंक्शन है जो अपनी एनसीईआरटी बुक में यहां नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप जैसे जैसे 11th 12th पढ़ेंगे तो आपको ये सारे फंक्शन मिल जाएंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
पहला है लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने का काम किसका होता है? गोल्गी बॉडी। देखो लाइसोसोम जब अपन करेंगे तो लाइसोसोम बेसिकली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो देखो एंजाइम वगैरह जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होंगे, फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ होगा, गोल्गी बॉडी उसने पैक कर दिया होगा, गोल्गी बॉडी उसे एक वेसिकल्स में पैक करेगी, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेनिंग जो वेसिकल होगी उसे ही अपन लाइसोसोम कह देंगे। तो लाइसोसोम बनाने का फंक्शन। दूसरा फंक्शन, सेल वॉल के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो सारे मटेरियल भी कौन बनाती है? गोल्गी बॉडी बनाती है। ठीक है। सेल प्लेट फॉर्मेशन। देखो जब सेल डिवीजन करेंगे अपन तो एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होती है, जब साइटोकाइनेसिस तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद जब उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिससे फाइनली 2 सेल दिखेगी, वो अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल में बाहर की तरफ से इन्वेजिनेशन होता है और एक सेल फ्यूरो बनती है जिससे सेल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। प्लांट सेल में अंदर की तरफ एक सेल प्लेट बनती है जो धीरे 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 बाहर की तरफ मूव करने लगती है जिससे सेल के 2 टुकड़े होते हैं। तो वो सेल प्लेट बनाने का काम कौन करती है? गोल्गी बॉडी करती है। और एक और फंक्शन है एक्रोसोम बनाने का। जब आप स्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जब रिप्रोडक्शन आप स्टडी करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो जो अपने स्पर्म होता है उसकी जो टिप होती है वहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? जब अपन जो स्पर्म जो होता है वो एग के साथ फ्यूज होता है तो एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। तो वो जो स्पर्म की टिप पर जो एक्रोसोम है, वो एक्रोसोम बनाने का काम भी कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती है। तो ये सब अपने किसके बारे में था? गोल्गी बॉडी के बारे में। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। फिर लास्ट 2 टॉपिक करते हैं जो कंपैरेटिवली छोटे छोटे से हैं, एक लाइसोसोम और एक करते हैं वैक्यूल के बारे में। ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं जो कि है लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम बेसिकली क्या है? ये भी एक तरह की वेसिकल्स ही है, लेकिन इस वेसिकल्स में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बोले तो वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। और ऐसे करने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं सारे इसी कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और अपनी बुक में उन एंजाइम के नाम भी दे रखे हैं जैसे लाइपेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेज और न्यूक्लियोजेज। और साथ में ये भी दे रखा है कि ये क्या फंक्शन करते हैं। लाइपेज जो होता है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएजेज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेजेज है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियोजेज जो है वो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। साथ में एक पॉइंट और दे रखा है अपनी बुक में कि ये जो है सारे एंजाइम जो है इनके लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो कैसी है? एसिडिक। मतलब एसिडिक पीएच में ये अच्छे से वर्क करेंगे। ये अपनी बुक का डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। पहला देखो, ये लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और इसके अंदर एसिड हाइड्रोलेजेज है। एसिड हाइड्रोलेजेज का मतलब ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे क्या करेंगे? काम करेंगे। और ये एसिडिक पीएच बनी रहे इसीलिए लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे हाइड्रोजन पंप होते हैं और वो क्या करते हैं? एनर्जी खर्च कर बाहर से H+ को का मूव करवाते हैं अंदर। और जैसे जैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जो पीएच जो होगी वो कैसी रहेगी? एसिडिक। और ये हमेशा पीएच जो है 5 के आसपास रखते हैं जो इन एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच होती है। और इसके लिए ये क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन पंप यूज करते हैं जो एटीपी खर्च कर रहे हैं। देखो एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है? एडीपी में। इसका मतलब एटीपी स्पेंड हो रही है। एनर्जी खर्च करके ये बाहर से हाइड्रोजन आयन को क्या मूव करवाते हैं? अंदर। और अंदर की तरफ पीएच जो है वो एसिडिक पीएच बना के रखते हैं। एक ये इंफॉर्मेशन आपको समझनी है। एक लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी बनाता है, ये आपको याद रखना है। एक इसके फंक्शन, तो देखो जो सबसे पहला फंक्शन है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर डाइजेशन कर रहे हैं। अब किस किस का करेंगे? 2 चीजों का कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, जो बाहर से चीजें आती हैं जिसमें फूड सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जिसमें कोई पैथोजेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, उनका डाइजेशन करना, ये तो कहलाएगा हेट्रोफेगी। क्या कहलाएगा? हेट्रोफेगी।
और एक कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेल में जो कुछ ऑर्गेनल्स है वो पुराने हो गए, तो उनकी जगह नए ऑर्गेनल्स बनेंगे, लेकिन पुरानों का क्या करेंगे, तो उन ऑर्गेनल्स को भी क्या करना है, खत्म करना है, उनको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। ये भी काम कौन करता है, लाइसोसोम ही परफॉर्म करता है। तो डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल्स, और इस चीज को कहते हैं ऑटोफेगी, मतलब खुद का ही कुछ चीज क्या करना, कंज्यूम करना। एक है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन। इस केस में जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं, डाइजेशन सेल के बाहर होगा, जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो फंगस वगैरह होती है, ये क्या करती है कि फूड सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करती है और उन सब्सटेंस के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करवा देती है और वहां डाइजेशन करती है, बाहर डाइजेशन होता है। तो वो कौन सा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और वो भी किसकी हेल्प से होता है, लाइसोसोम की हेल्प से। नेक्स्ट है ऑटोलाइसिस। देखो कभी कभी ऐसा होता है कुछ सर्टेन सीन में लाइसोसोम की जो बाउंड्री जो है वो खुद ही हट जाती है, फट जाती है, और ऐसे केस में सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल में बाहर आ जाएंगे और वो पूरी की पूरी सेल को ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस चीज की वजह से ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब तोड़ना, खुद की वजह से ही टूट गया। और साथ में ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की वजह से, देखो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा तो जब सेल तो डिस्ट्रॉय होगी, साथ ही साथ में लाइसोसोम भी खत्म हो गया। इसी वजह से इन लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। ऐसा कब कब होगा, या तो सेल खुद बहुत पुरानी हो चुकी है, ओल्ड सेल हो चुकी है, या फिर ऐसा मेटामॉर्फोसिस के केस में हो सकता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा स्टेज का जो एडल्ट में या पूरी तरह से जो मैच्योर बेबी जो होता है या एडल्ट जो होता है उसमें कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस में कभी कभी कुछ एडिशनल बॉडी जो पार्ट होते हैं उनको हटाया जाता है, और ये हटाने के लिए उनकी सेल में क्या होगा, ऑटोलाइसिस, और वो कौन करवाएगा, लाइसोसोम करवाएगा। तो लाइसोसोम जो है ऑटोलाइसिस भी करवाता है। सेल्फ डेथ कह सकते हैं, सेल की डेथ के समय या ओल्ड सेल जो होती है उसमें क्या होता है, लाइसोसोम की खुद की बाउंड्री फट जाती है, एंजाइम बाहर आ जाते हैं, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स देखते हैं। देखो इन टाइप्स को मैं सीधा डायग्राम से समझाता हूं। गोल्जी बॉडी जो लाइसोसोम बनाती है, जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है और अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ऐसे लाइसोसोम को कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब मान लो बाहर से कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस आया, वो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस को इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा, मतलब एक नई लाइसोसोम बनेगी जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, चाहे वो फूड है चाहे कुछ पैथोजेनिक सब्सटेंस है वो, और प्राइमरी लाइसोसोम का जो भी एंजाइम है वो सारा वो सब फ्यूज होकर एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। इसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये अंदर डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन के बाद जो भी चीजें हैं वो सेल को दे दी जाएगी। उसके बाद जो पीछे जो रिमेनिंग बच जाएगा, अनडाइजेस्टेड चीज बचेगी, वो एक मेम्ब्रेन में बाउंड होगी, तो वो चीज कहलाएगी रेसिड्यूल लाइसोसोम। तो पहले प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें सिर्फ एंजाइम थे, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस थे, डाइजेशन के बाद चीजें एब्जॉर्ब कर ली गई, जो पीछे अनडाइजेस्टेड चीजें रही वो जो लाइसोसोम है उसे रेसिड्यूल लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर फ्यूज करे ताकि उनको डाइजेस्ट कर सके। ऐसे केस में लाइसोसोम को क्या कहेंगे, ऑटोफेगिक लाइसोसोम, और वो भी फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, रेसिड्यूल लाइसोसोम में कन्वर्ट होगा। तो ये अपने किसके बारे में था, लाइसोसोम के बारे में। तो आप नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि क्या है, वैक्यूल। लास्ट टॉपिक लेते हैं आज का जो कि है वैक्यूल। तो देखो वैक्यूल क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अपनी बुक में लिखा हुआ है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड एक स्पेस है। आप इसे एक पॉलीथीन बैग की तरह समझ सकते हैं। अपने घरों में कोई भी चीज होती है अपन उस बैग में डाल देते हैं, ठीक ऐसे कैसे सेल के अंदर एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, वाटर, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें अगर किसी में पैक करनी हो तो उसके लिए बहुत सारी वेसिकल्स जुड़कर एक बड़ी सी वैक्यूल बना लेती। तो वैक्यूल बेसिकली क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वैक्यूल के बेसिस पे प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है, मैच्योर प्लांट सेल में, मैं मेरिस्टेमेटिक सेल की बात या उस सेल की बात नहीं कर रहा हूं जो एकदम स्टार्ट में बनी है। जब सेल प्लांट सेल एकदम मैच्योर हो जाएगी तो उस सेल का करीब 90% वॉल्यूम जो है वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगी। तो प्लांट सेल में बड़ी लार्ज वैक्यूल होती है, ठीक है। एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी क्या होगी, स्मॉल वैक्यूल होगी। अब एक वैक्यूल का जनरली स्ट्रक्चर देखें तो एक तो उसकी मेम्ब्रेन और एक उसके अंदर का कंटेंट, बस सिंपल सा।
तो जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और जो अंदर का कंटेंट होगा उसे कहेंगे सेल सेप। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, अगर ये वैक्यूल फूड वैक्यूल है तो इसके अंदर फूड हो सकता है, और इसके अंदर आयंस होते हैं। अब ये आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो आसपास में जो साइटोप्लाज्म है उसके कंपेयर में ज्यादा होती है। और अपनी बुक में लिखा हुआ है कि क्यों ज्यादा होती है। तो क्या लिखा हुआ है कि टोनोप्लास्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट कराती है नंबर ऑफ आयंस और अदर मटेरियल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन के हिसाब से नहीं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वो क्या करेगी? आयंस को अंदर मूव करवा सकती है, और जिसकी वजह से अंदर वैक्यूल के अंदर जो होती है आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और आसपास क्या होगी? आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो वैक्यूल जो है हाई कंसंट्रेशन आयन, वाटर, ये सब क्या कर सकती है? स्टोर करके रख सकती है। अपनी बुक में तो यही लिखा हुआ है। इसके अलावा ये 2 पॉइंट और दे रखे हैं तो इनको भी देख लेते हैं। वैसे ये सारे पॉइंट आप अच्छे से सुनना। पहला दे रखा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में होती है, स्पेशली जो फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होती है। अब उनमें क्या होगा? बाहर से वाटर अंदर की तरफ आने लगेगा तो धीरे धीरे अंदर अमाउंट वाटर की बढ़ने लगेगी, क्योंकि आसपास फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर नहीं, जिससे वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा, इससे तो सेल फट सकती है। तो क्या होगा? उनके अंदर वैक्यूल होगी। ये वैक्यूल क्या करेगी? उस वाटर को इकट्ठा करेगी और बाहर ले जाकर क्या करेगी? वापस ड्रॉप कर देगी। तो ये वैक्यूल जो होती है वाटर की अमाउंट को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन करती है। बोले तो वाटर और जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन को क्या करती है? मैनेज करके रख सकती है। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रिएशन करती है, वो भी सही है, लेकिन एक्चुअल में दोनों करती है। एक्सक्रिएशन भी करती है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। ये ठीक ऐसे जैसे अपनी किडनी होती है। अपनी किडनी यूरिया को तो बाहर निकालती है, साथ में वाटर की अमाउंट को भी कंट्रोल करती है। तो किडनी जो है वो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। ठीक ऐसे कैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन दोनों का फंक्शन करती है। बुक में एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा। ठीक है, फूड वैक्यूल, जो बाहर से फूड पार्टिकल आते हैं उनको इनगल्फ करने के बाद वैक्यूल क्या कहलाएगी? फूड वैक्यूल। ऐसी फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड हो उसे फूड वैक्यूल कहेंगे, जैसे प्रोटिस्टा में होता है। इसमें भी आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, सेफ वैक्यूल। सेफ वैक्यूल जो ये जनरली वैक्यूल होती है जिसके अंदर वाटर, मिनरल्स और अपने न्यूट्रिएंट्स, आयंस वगैरह होते हैं। एक एयर वैक्यूल। एयर वैक्यूल मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में बताई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि किस प्रोकैरियोट में एयर वैक्यूल होती है। और ये वैक्यूल होती है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, मतलब मेम्ब्रेन तो होती है वो, पर वो लिपोप्रोटीन जो अपने यूनिट मेम्ब्रेन है उसकी नहीं बनी होती। और ये क्या करती है? बायोन्सी में हेल्प करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है। अब आपको बताना है मुझे ये किस प्रोकैरियोट में थी, मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसी के साथ अपना ये वैक्यूल भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में अपन ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किया, जिसमें अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में स्टडी की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।